आज आपको मांग के बारे में बताएंगे कि मांग क्या होता है। मांग को समझने के लिए सबसे 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं कि मांग क्या है। सबसे पहला है मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से होता है। और ये प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल होती हैं कि एक तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना। आप खरीदने नहीं चाहते तो कैसे मांग हो जाएगी। फिर वस्तु को खरीदने के लिए आपके साधन यानी कि जेब में पैसा होना चाहिए। साधनों को खर्च करने की तत्परता, जेब में पैसा है लेकिन आप उसको खर्च नहीं करना चाह रहे। तो जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तभी मांग प्रभावपूर्ण इच्छा बन पाती है। पेंसन ने भी इस बारे में कहा है कि यह एक और मांग की मूलभूत प्रवृत्तियों की सही व्याख्या नहीं करती, वहीं यह मांग और आवश्यकता में भी अंतर नहीं करती है, क्योंकि मांग सदा ही मूल्य और समय के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। प्रोफेसर पेंसन ने जिन 3 बातों का उल्लेख किया है आवश्यकताओं के बारे में, वो क्या है कि मांग का संबंध मूल्य से है। क्योंकि मांग का संबंध मूल्य से इसलिए स्थापित किया जाता है कि मांग और मूल्य में संबंध एक दूसरे के साथ आगे बढ़ता है। J.S. मिल ने भी इस संबंध में कहा कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए, जो कि एक निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। मांग की मात्रा स्थिर मात्रा नहीं होती है, यह तो समान मूल्य के साथ बदलती रहती है। बाग का कहना है किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है, जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। इसका मतलब है कि मांग का संबंध कीमत के साथ होता है। क्योंकि यहाँ समय तत्व की उपेक्षा की गई है, इसलिए मांग को कीमत के साथ जोड़ा गया है। मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है। तीसरी चीज इन्होंने कही है, बेनहम ने कही है कि मांग का संबंध कीमत और समय दोनों के साथ होता है, क्योंकि किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। क्योंकि समय गुजर जाता है तो मूल्य में परिवर्तन आ जाता है, जब मूल्य में आएगा तो मांग में भी आएगा, तो ये इनके संबंध को देखना कठिन हो जाएगा। इसलिए समय की धारणा को इसमें शामिल करना आवश्यक है। तीसरा वर्ग वो है जो कि मांग के वास्तविक तत्वों पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह से प्रमुख तत्व क्या है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। मांग में क्या क्या शामिल होता है? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने के साधन होना, वस्तु विशेष पर साधन व्यय करने की तत्परता होना, वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना। यानी आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी ये भी इच्छा होनी चाहिए कि अगर कोई सामान 10 रुपये किलो पर बिक रहा है तो आप 10 रुपये किलो पर खरीदने को तैयार हैं। मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना कि आप का समय है कि हम 1 घंटे में सब्जी लेके आएंगे, तो उस 1 घंटे के अंदर मांग का संबंध किस तरह से कीमत के साथ है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। मांग को समझने के लिए 3 उदाहरण है कि X वस्तु की मांग 10 इकाइयों की है, X वस्तु की मांग 5 रुपये पर 10 इकाइयों की है, X वस्तु की मांग 5 रुपये प्रति इकाई पर इंदौर में प्रतिदिन 10 इकाइयों की है। यानी तीनों उदाहरण में से अंतिम उदाहरण मांग के कथन के अनुरूप है, क्योंकि इसमें मांग में इकाई भी दी गई है, पैसा भी दिया गया, समय भी जगह भी दी गई है और उसके आधार पर विश्लेषण किया गया, तो मांग के अनुरूप है। मांग और आवश्यकता में अंतर। मांग और आवश्यकता में थोड़ा सा अंतर होता है कि आवश्यकता में प्रमुख रूप से 3 बातें शामिल होती हैं। वस्तु की इच्छा को पूरा करने के लिए साधन का होना, साधन को व्यय करने के लिए तत्पर होना। जबकि मांग में ये तो 3 हैं ही शामिल, इसके अलावा 2 चीज़ें और शामिल हैं, एक तो निश्चित कीमत और निश्चित समय। क्योंकि मांग के लिए वस्तु की इच्छा भी चाहिए, साधन भी चाहिए, उस साधनों को व्यय करने के लिए तैयार भी होना चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए, निश्चित समय होनी चाहिए। तो मांग में ये 5 बातें शामिल हो जाती हैं। अर्थशास्त्रियों ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं: कीमत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। कीमत मांग क्या होती है कि जब एक समान रहने, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है कि यदि मान्यताएं पूरी हो रही हैं, अन्य बातें समान रहने पर कीमत मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। यानी इस पर काल्पनिक कीमत ली गई है जिसके आधार पर एक उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहेगा। जैसे कि संक्षेप में वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं इस पर फॉर्मूला दिया है dx = f px, यानी कि जो डिमांड ऑफ x है, ये फलन किसका है, फंक्शन किसका है, ये है px, यानी x वस्तु की कीमत का है।
तो मूल मांग की जो व्याख्या है वो आप एक डायग्राम से देख सकते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा है और ओ वाई एक्सिस पर एक्स वस्तु की कीमत दी गई है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब एक्स वस्तु की कीमत ओपी रहती है तो मांग कितनी है, ओ एन 1 है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब आप कीमत नीची है तो मांग अधिक है। यही जब कीमत बढ़कर के ओपी 1 हो जाती है तो आप देख रहे मांग घटकर के केवल ओ एन रह जाती है। इसका मतलब है पी से P1 की कीमत वृद्धि और मांग मात्रा में N1 से N की कमी। यही ये शो हो रहा है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इसके साथ दूसरी आती है आय मांग। आय मांग का मतलब होता है कि वस्तुओं सेवाओं की वो मात्रा जो कि उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने के लिए तत्पर रहता है। क्योंकि आय कभी बढ़ती है तो उपभोक्ता मांग भी बढ़ा देता है, आय घटती है तो मांग घटा देता है। जो चीज़ें नहीं खरीद पाता आय बढ़ने के साथ उनकी भी डिमांड करता है, उनको भी खरीदने लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, dx = f(y), यानी डिमांड ऑफ x, फलन किसका है, फंक्शन किसका है, ये y यानी आय का, y मीन्स इनकम। आय मांग दो तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, दो तरह से इसका अध्ययन करते हैं। एक तो सुपीरियर गुड्स और दूसरा इन्फीरियर गुड्स। आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ये सुपीरियर गुड्स का है। आप देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा है और वो वाई एक्सिस पर उपभोक्ता की आय दी गई, कंज्यूमर्स इनकम है। इसमें आप देख रहे होंगे जो डी कर्व है ये डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व ओ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है उपभोक्ता की मांगी गई, उसके द्वारा मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। जब उपभोक्ता की आय ओ एम है तो वो ओ एन वस्तु की मांग कर रहा है। जब उसकी आय बढ़कर के ओ एम 1 हो जाती है तो वो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देता है, कहाँ पर ले जाता है, ओ एन 1 कर देता है। इसका मतलब है कि जो सुपीरियर गुड्स हैं उनके संबंध में देखा जाता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी तुलना में मांग में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता की आय एम से M1 हुई और उस उपभोक्ता ने एक्स वस्तु की मात्रा को एन से बढ़ा करके N1 कर दिया। ये आपका सुपीरियर गुड्स में लागू होता है। इसके बाद आती है इन्फीरियर गुड्स। इसमें क्या होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जो सुपीरियर गुड्स हैं उसमें मांग वक्र का ढाल पॉजिटिव धनात्मक होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और इन्फीरियर गुड्स में जो डिमांड कर्व है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक रहता है, निगेटिव रहता है। ये गिफिन पैराडॉक्स में, गिफिन गुड्स में ये लागू होता है। इसके अंतर्गत बताया जाता है जो इन्फीरियर गुड्स हैं उसके अंतर्गत जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इनकी डिमांड घट जाती है और जब उपभोक्ता की इनकम घटती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। आप डायग्राम देख रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की डिमांड है और ओ वाई पर कंज्यूमर्स इनकम है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम ओ एम 1 है तो डिमांड कितनी एक्स वस्तु की, ओ एन है। और जब यही घट कर के ओ एम रह जाती है इनकम तो वो उसकी जो मांग है वो बढ़ कर के कहाँ पर पहुँच जाती है, एन से N1 हो जाती है। यानी कि इन्फीरियर गुड्स निम्न कोट की वस्तुएं हैं, इनके संबंध में ऋणात्मक ढाल रहता है, यानी कि आय बढ़ने से इनकी डिमांड घटती है और आय घटने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तीसरी है क्रॉस डिमांड, आड़ी या तिरछी मांग। ये उन वस्तुओं के लिए स्पेशली है जिसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उसका जो असर है मांग पर वो दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या है, dx = f(py), यानी डिमांड ऑफ x की मांग में परिवर्तन किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, y वस्तु की कीमत से। यानी दो वस्तुएं हैं x और y, तो कीमत y की चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, x की डिमांड पर आ रहा है। तो ऐसी वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, ये आड़ी और तिरछी मांग के अंतर्गत आ जाती हैं। ये दो तरह की होती हैं, ऐसी वस्तुएं आड़ी और तिरछी मांग वाली दो तरह की होती है। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जिसको हम प्रतिस्थापन गुड्स कहते हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, पूरक वस्तुएं होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग हम एक के स्थान पर दूसरे का कर लेते हैं वो प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर चीनी की कीमत बढ़ जाए तो उसके बदले में फिर हम गुड़ का प्रयोग करने लगते हैं, तो कीमत किसकी बढ़ी, चीनी की, डिमांड किसकी बढ़ी, गुड़ की बढ़ी। तो ये प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं।
इसमें आप देख रहे होंगे इसका जो कर्व जा रहा है वो पॉजिटिव कर्व है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए इसके अंतर्गत आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी है और डिमांड किसकी बढ़ी है, एक्स की बढ़ी है। ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की डिमांड है और ओ वाई पर वाई वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है। इसमें आप देखिए वाई की कीमत जब ओ पी से बढ़कर के ओ पी 1 हो गई है तो एक्स वस्तु की डिमांड ओ एन से बढ़कर के ओ एन 1 हो गई है, यानी कि ई से ई 1 बिंदु प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। इसमें माना कि चीनी की कीमत बढ़ी है तो डिमांड गुड़ की बढ़ गई है। दूसरा एग्जाम्पल हम चाय और कॉफ़ी का ले सकते हैं। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो डिमांड चाय की बढ़ जाती है। दूसरी गुड्स आती कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुएं, ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। जब इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग घट जाती है। जैसे क्रिकेट का बैट बॉल, जब क्रिकेट के बैट की कीमत बढ़ जाती है तो बॉल की मांग अपने आप घट जाती है। क्यों, जब बैट ही नहीं खरीदा जाएगा तो बॉल का क्या किया जाएगा। ये इसमें है। इसमें भी वही आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मांग है और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की कीमत है। इसमें वाई वस्तु की जब कीमत बढ़ी है तो एक्स की डिमांड घटी है। जब वाई वस्तु की कीमत बढ़ी है तो इसके अंतर्गत एक्स वस्तु की डिमांड घटी है। तो जब कीमत ओ पी है तो डिमांड ओ एन है, और जब कीमत बढ़कर के ओ पी 1 हो गई तो डिमांड घट कर के ओ एन 1 रह गई, यानी एन से एन 1 की कमी हुई। कीमत में वृद्धि पी से पी 1 तो डिमांड में कमी एन से एन 1 हो गई है। तो ये एक दूसरे की पूरक है, यानी कि माना कि बैट की कीमत बढ़ गई है तो बैट को कम खरीदा जाएगा, इसके कारण बॉल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। मांग के दूसरे भी प्रकार हैं। संयुक्त मांग होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिसमें रोटी मक्खन की मांग है, ब्रेड और बटर, क्रिकेट बैट और बॉल की डिमांड है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। एक की मांग बढ़ती है, एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग घट जाती है, एक की कीमत घटती है तो दूसरी की मांग बढ़ जाती है। ये ड्राइव डिमांड है। व्युत्पन्न मांग, जब किसी एक वस्तु की मांग के कारण किसी अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है तो उसे ड्राइव डिमांड कहते हैं। श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है कि जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो श्रम की मांग बढ़ जाती है। कुछ सामूहिक मांग होती है, जैसे एक से अधिक प्रयोग में जिनको ला सकते हैं उनकी मांग सामूहिक होती है, जैसे कोयला की बिजली की मांग है, ये सामूहिक मांग है। अब आती मांग सूची या तालिका, डिमांड शेड्यूल, मांग सूची। ये सूची क्या होती है, ये बताती है कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए गए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है यदि वस्तु की उस मात्रा को एक सारणी के रूप में लिखा जाए तो वो मांग सारणी कहलाती है। यानी कि निर्धारित समय में कितनी कीमत पर कितनी मांग हो रही है वो मांग सारणी कहलाती है। ये दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत होती है, दूसरा बाजार होती है। व्यक्तिगत मांग सारणी क्या होती है, ये व्यक्ति विशेष के संबंध में बनाई जाती है। एक समय विशेष पर दी हुई कीमत पर एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदता है यही इस तालिका से दिखाया जाता है। ये काल्पनिक मांग तालिका बनाई गई है, व्यक्तिगत काल्पनिक मांग तालिका है। इसमें मूल्य प्रति इकाई रुपए में दिया गया एक्स वस्तु की मांग है। आप देख रहे हैं कि कीमत 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ रही है। एक्स वस्तु की डिमांड आप देखिए 100 है, 75, 65, 50, 45, 30, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो व्यक्ति 100 इकाइयों की मांग करता है। जब कीमत बढ़ के 2 रुपये हो जाती है तो डिमांड घट के 75 रह जाती है, और जब कीमत बढ़ के 6 रुपये हो जाती है तो डिमांड घट करके 30 रुपये हो जाती है। ये बताता है कि एक निर्धारित समय में एक व्यक्ति कीमत बढ़ने पर मांग कम करता है और कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा को बढ़ा देता है। ये इस डायग्राम से भी यही स्पष्ट हो रहा, आप देख रहे होंगे डी कर्व डिमांड कर्व है। ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की इकाइयाँ हैं और वो ओ वाई एक्सिस पर कीमत दी गई है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, वाई वस्तु की कीमत लिखा लेकिन ये एक्स वस्तु की कीमत है। एक्स वस्तु की कीमत है, एक्स वस्तु की कीमत आप देख रहे हैं कि जब ओपी है तो एक्स वस्तु की इकाइयाँ ओ एन तक मांगी जा रही, डिमांड ओ एन है। जब कीमत घटती OP1 आती तो डिमांड बढ़ के ON1 हो जाती है। जब कीमत और घटती है P1 से P2 आती है तो डिमांड N1 से बढ़ के N2 हो जाती है। इससे तात्पर्य कि एक व्यक्ति बढ़ी हुई कीमत पर
कम इकाइयों की मांग करता है और घटी हुई कीमत पर अधिक इकाइयों की मांग करता है। इसी तरह से बाजार मांग सारणी और बाजार मांग वक्र होता है। जब एक अलग अलग क्रेताओं की मांग को जोड़ देते हैं तो बाजार मांग तालिका बन जाती है, क्योंकि हम जानते हैं बाजार में बहुत सारी क्रेता होते हैं और सबकी अलग अलग मांग तालिका होती है। तो जब सभी क्रेताओं की मांग तालिकाओं को जोड़ दिया जाता है, एक साथ इकट्ठा किया जाता है, तो वो आपकी बाजार मांग तालिका या उद्योग मांग तालिका बन जाती है। बाजार मांग तालिका को दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़ करके, और दूसरा है बाजार के सभी क्रेताओं में से प्रतिनिधि क्रेताओं का चुनाव करके हम इसको ज्ञात करते हैं। तो ये दो प्रकार हैं इसको ज्ञात करने के। बाजार मांग तालिका में आप देख रहे हैं ये बाजार मांग तालिका काल्पनिक ये भी है। इसके अंतर्गत कीमत प्रति इकाई दिया गया है 1 रुपये से लेकर के 6 रुपये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाजार मांग तालिका में 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए व्यक्ति के द्वारा कितनी इकाइयाँ मांगी गई हैं 1 रुपये कीमत पर, बी के द्वारा, सी के द्वारा, और अंत में तीनों को जोड़ करके कुल मांग निकाली गई है। यानी ये माना गया एक बाजार में 3 क्रेता हैं, 3 उपभोक्ता हैं, ए, बी और सी। तो जब किसी भी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो ए 10 इकाइयाँ मांगता है, बी 8 इकाइयाँ मांगता है और सी 7 इकाइयाँ मांगता है। यानी बाजार में कुल कितनी डिमांड है 25 यूनिट्स की है। इसके बाद जब कीमत बढ़कर के 2 रुपये हो जाती है तो ए व्यक्ति मांग को घटा देता है, 10 से 8 पर आ जाता है, बी व्यक्ति 8 से घट करके 7 पर आ जाता है, सी व्यक्ति 7 से घट करके 5 पर आ जाता है। कुल मांग भी 25 से घट करके 20 पर आ जाती है। इसी तरह से जब कीमत 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो ए व्यक्ति अपनी मांग को बहुत घटाता है, 3 इकाई पर आ जाता है। जहाँ 10 रुपये इकाई खरीद रहा था 1 रुपये पर, वो 6 रुपये पर केवल 3 इकाई खरीद रहा है। इसी तरह से बी व्यक्ति 1 रुपये कीमत होने पर 8 इकाई खरीद रहा था, 6 रुपये कीमत होने पर केवल 2 इकाई खरीद रहा है। सी व्यक्ति भी 1 रुपया होने पर 7 इकाई खरीद रहा था और 6 रुपया होने पर अब वो केवल 1 इकाई खरीद रहा है। इसी तरह से बाजार की कुल मांग भी प्रभावित होती है। जब बाजार में कीमत 1 रुपया प्रति इकाई थी तो कुल जो डिमांड थी, टोटल डिमांड थी 25 यूनिट्स की थी। अब कीमत इंक्रीज होते होते 6 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है, तो आपकी मार्केट की टोटल डिमांड 6 यूनिट्स रह गई है। इट मीन्स कि बाजार के अंतर्गत जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ती हुई कीमतों पर डिमांड को लगातार घटाते चले जाते हैं। ये डायग्राम है, तीनों का मिलाकर के एक साथ आया है। आप देख रहे हैं कि पहला डायग्राम ए व्यक्ति का है, जैसे पहले व्यक्तिगत मांग तालिका के माध्यम से बनाया था। बी बीच वाला बी व्यक्ति का है, इसके बाद सी व्यक्ति का है। तीनों के कर्व को जोड़ करके ये ए बी सी को जोड़ करके ये संपूर्ण बाजार का मांग वक्र आया है, डीडी कर्व, जो कि तीनों उपभोक्ताओं के मांग को जोड़ करके बनाया गया। जैसे अभी आपने तालिका में देखा था ए वक्र बना है ए व्यक्ति की तालिका से, इससे 1 2 3 4 5 6 10 8 7 5 4 3 से। बी बना है 1 2 3 4 5 6 8 7 5 4 3 2 बी व्यक्ति के द्वारा। सी की डिमांड को कर्व को बनाया गया है 1 2 3 4 5 6 कीमत और डिमांड 7 5 4 3 2 1। इसी को तीनों को मिलाकर के जो आपका आखिरी का बना है वो 1 2 3 4 5 6 और 25 20 16 12 9 6, इनसे मिलाकर के ये संपूर्ण बाजार के लिए मांग वक्र बनाया गया है। अब आता है मांग रेखा। डिमांड कर्व की मान्यताएं क्या है? आय, रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए जब तक हम सिद्धांत को देखते हैं। मांग की रेखा एक स्थिर स्थिति को बताती है, समय विशेष में मांग होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं बताती है। यानी जिस समय हम इसको देख रहे हैं मांग वक्र को, उस समय में मांग के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत तथा मांग के पारस्परिक संबंध के बारे में परिवर्तनों में निरंतरता या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों का होना मान लिया जाता है। एक अभंग कंटिन्यूअस मांग रेखा मानी जाती, यह मान लेती कि एक वस्तु की अत्यंत छोटी छोटी इकाइयाँ हो सकती हैं। इन्हीं सब के आधार पर मांग का नियम आता है। मांग का नियम क्या है कि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अभी आपने तालिका में देखा भी था कि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। मार्शल ने मांग का नियम बताया है। मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के क्रेता अधिक हो सके। अर्थात मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है।
इसकी मान्यताएं क्या हैं? उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के स्वभाव रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं को क्रय करते समय उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे चाय खरीद रहे तो कॉफ़ी की कीमत पर भी ध्यान लगा लेना चाहिए, किन वस्तुओं को क्रय किया जा रहा है वे वस्तुएं प्रतिष्ठा रक्षक होनी चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर जनसंख्या बदल जाएगी तो डिमांड तो वैसे ही बदल जाएगी। अब मांग के नियम की व्याख्या है। मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं और मांग का वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि आपने भी ऊपर डायग्राम देखा था कि ये ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ है, इसका मतलब है कि ये उल्टा संबंध होता है, इसलिए ये ऊपर से नीचे की ओर झुक रहा है। आप देखिए क्यों ऐसा होता है, डी कर्व को आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, यानी इसका ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और ये क्यों होता है, इसके झुकने के क्या कारण है? सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। कोई भी उपभोक्ता जब उपभोग करता है तो वो उस वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं देता है, यानी कि जो अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है उतनी ही वो कीमत देना चाहता है, इससे अधिक वो कीमत नहीं देना चाहता है। तो उसके द्वारा जैसे जैसे इकाइयाँ क्रय की जाएंगी वैसे वैसे उन इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती जाएगी और कीमत गिरने पर ये वस्तुएं अधिक क्रय की जाएंगी। इसके विपरीत भी यही किया जाएगा कि घटती उपयोगिता के लिए वो कीमत को कम कीमत पर उसको खरीदने के लिए तैयार होगा। इसी कारण से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण ये कर्व नीचे की ओर गिरता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, मांग रेखा जो होती बाएं से दाएं गिरने का एक कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होता है कि जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं से की जाती तब उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मिट्टी के तेल की कीमत कम हो जाती है और लकड़ी और कोयले की कीमत पूर्ववत रहती है तो लोग फिर लकड़ी के कोयले की या लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मिट्टी के तेल का प्रयोग करेंगे, यानी लकड़ी कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल का प्रतिस्थापन कर देंगे क्योंकि उसकी कीमत गिर गई, उसकी मांग पहले से अधिक हो जाएगी, इसलिए भी ये कर्व गिरता है। आय प्रभाव, कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है और उसे पहले जितना कर वो उपभोग करता है तो वो उसे अब कम मुद्रा पे व्यय करनी पड़ेगी। मान लीजिए तेल की कीमत 15 रुपये प्रति किलो से घट के 10 रुपये प्रति किलो रह जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा कि अब 10 रुपये में वो खरीद लेगा और 5 रुपये की बचत होगी, या वो 1.5 किलो तेल खरीद लेगा। तो इसका मतलब है कि जो अतिरिक्त वृद्धि हुई वह आय प्रभाव के कारण हुई है और कभी कभी वस्तु की कीमत में इतनी अधिक वृद्धि होती है कि उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय नहीं कर पाता जिससे मांग घट जाती है। उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन जब हो जाता तो उपभोक्ताओं की संख्या में कमी और वृद्धि होती है, इसी वृद्धि या कमी के कारण भी मांग में वृद्धि और कमी हो जाती है। विभिन्न प्रयोग, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं लेकिन वे सभी समान महत्व की नहीं होती हैं। जब वस्तु की कीमत घटती तब उस वस्तु का प्रयोग कम महत्वपूर्ण उपयोगों में किया जाने लगता है और उसकी मांग बढ़ जाती है। इससे कीमत के बढ़ जाने से उसका प्रयोग फिर अब अधिक महत्वपूर्ण उपयोगों तक ही सीमित रह जाता है जिससे वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। अब प्रश्न आता है कि मांग के नियम की अपवाद क्या है, यानी कि मांग का वक्र जो है कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अमूमन उसकी जो साधारण स्थिति है वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक है, लेकिन कभी कभी इसका ढाल धनात्मक हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसके जिससे कि इसका ढाल नीचे से ऊपर की तो या धनात्मक स्थिति में पहुंच जाता है? इसके लिए कुछ ऐसी असमान परिस्थितियां उत्तरदायी है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो डी रेखा है वो ओ बिंदु से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसका ढाल धनात्मक हो गया है। इसका कारण क्या है? कीमतों में और वृद्धि और कमी की आशा। जब वर्तमान में कीमतें बढ़ी हैं तो लोग कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि आज कीमतें बढ़ी हैं भविष्य में और बढ़ेंगी। कई बार लोगों को गुमराह कर दिया जाता है कि पता है कि ये चीज़ अभी महंगी है, ये और महंगी होगी, तो लोग भविष्य की अनिश्चितता से आशंकित हो जाते हैं और वर्तमान में बढ़ी हुई कीमतों पर अपनी मांग को बढ़ा देते हैं। यानी वो जान ही नहीं पाते हैं कि हम ज़्यादा सामान खरीदने लगे इसलिए कीमतें ये और बढ़ेंगी, लेकिन वो बढ़ी हुई कीमतों पर ही अपनी मांग को बढ़ा देते, इसलिए कर्व ये धनात्मक हो जाता है। मिथ्या आकर्षण होता है
कई बार जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को समाज में धनाढ्य मानते हैं, वो ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को क्रय करने में ही अपनी शान समझते हैं। जैसे आप जानते हैं हीरा है, सोना है, या जितनी बहुमूल्य धातुएं महंगी होती हैं, लेकिन चूंकि ये धनाढ्यता का प्रतीक होती हैं, इसलिए बढ़ी हुई कीमतों पर ही धनाढ्य व्यक्ति इनको खरीदता है। अगर ये कीमतें इनकी जब नीची हो जाएंगी तो वो इनकी मांग को गिरा देता है। तो इसलिए कर्व उल्टा हो जाता है। अज्ञानता, कभी कभी क्रेता अज्ञानता के कारण भी ऊंची कीमतों पर वस्तु को खरीद लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात ये आ जाती है कि अगर कोई वस्तु सस्ती है तो वो घटिया है, और इसके ये घटिया समझ करके उसकी मांग को बढ़ा देते हैं, जबकि उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने से उन्हें ऊंची समझ करके उनकी मांग को बढ़ा देते हैं। तो ये ऐसा जो उल्टा उनके दिमाग में चलता है कि घटिया वस्तु उसकी मांग को घटा दो, और ऊंची कीमत है तो ये अच्छी है, इसकी मांग को बढ़ा दो। तो इससे क्या होता है कि कर्व का ढाल बदल जाता है। कुछ गिफिन वस्तुएं होती हैं जो कि घटिया वस्तुओं की श्रेणी में मानी जाती हैं। इनकी कीमतों में कमी होने पर इनकी मांग के नियम ये लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये कहते हैं कि घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर इनकी मांग नहीं बढ़ती है। उपभोक्ता शेष वस्तुएं खरीद लेता है कि उनकी कीमतें क्यों ही कितनी न बढ़ी हो, क्योंकि उसके दिमाग में एक माइंडसेट उसका रहता है कि ये वस्तु अच्छी है इसीलिए ये महंगी है। तो वो महंगी पर भी उसको मांग को बढ़ा देता है, और जिस वस्तु की कीमत गिरती है उसको घटिया समझता है तो उसकी मांग को और गिरा देता है। अनिवार्यताएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके कीमत के बदलने से उस वस्तु की मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे अनिवार्यताओं की दशा में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको ऐसा रोग है जिसके निदान के लिए निश्चित संख्या में टीके लगवाने आवश्यक हैं, तो अब टीके चाहे महंगे लगें चाहे सस्ते लगें तो उसकी मांग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाने में व्यक्ति नमक डालता है, चीनी लेता है, तो इसके लिए वो कीमत पर ध्यान नहीं देता है। जितना उसकी सब्जी में नमक पड़ेगा या जितना उसके लिए मीठा चाहिए, वो उतना अपना बढ़ी हुई कीमत हो या घटी हुई कीमत पर मांग को कोई बहुत असर उस पर नहीं डालता है। वस्तु की दुर्लभता की आशंका, कई बार उपभोक्ता के दिमाग में अगर कोई ये बात डाल देता है कि ये वस्तु अब उत्पादन इसका कम हो गया है और ये आगे आके कि मिलने वाली नहीं है और वो आपकी रेगुलर यूज़ की हो, तो उपभोक्ता क्या करता है, उसको बढ़ी हुई कीमत पर भी उसकी मांग को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ मान्यताओं में, जैसे अगर उसको उसकी आय है, फैशन है, रुचि है, व्यवहार है आदि, इन सारी चीज़ों में अगर परिवर्तन आ जाता है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से मांग के नियम के बारे में अगर देखा जाए तो आपको बताया है कि सबसे पहले तो प्रभावपूर्ण इच्छा का होना बहुत आवश्यक है। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है, जिसमें तीन चीज़ें हों कि एक वस्तु की आवश्यकता यानी इसकी इच्छा होना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होना और उस तत्परता के लिए साधन होना। क्योंकि जेब में अगर आपके पैसा नहीं है तो आपकी इच्छा भले बनी रहे, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और उस रुपए को खर्च करने की भी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो वो प्रभावपूर्ण इच्छा हो जाती है। प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कैसे बनती है कि उसमें दो चीज़ें शामिल की जाती हैं, एक तो निश्चित समय शामिल किया जाता है और एक निश्चित कीमत उसमें शामिल की जाती है। ये 5 तत्व मिलकर के मांग का निर्माण करते हैं। अब बात आती है मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि हम कोई भी जो उपभोक्ता होता है वो जब बाजार में एक निश्चित समय के अंतर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि अगर कीमत हमारे बजट में होगी तो हम इतनी मात्रा खरीदेंगे। वहाँ जब जाता है तो वो कीमत देखता है और वो जेब के पैसे देखता है, साधन देखता है, और दोनों का तालमेल बिठा करके सोचता है कि अगर यदि आलू हमको आज 5 रुपए किलो मिलेगा तो हम 2 किलो लेकर के आएंगे, 10 का नोट है। अब वो अगर मार्केट में जाता है और उसको आलू 10 रुपए किलो मिलता है तो वो क्या करता है कि 10, चूँकि उसके पास साधन 10 रुपये ही है तो वो 2 किलो की बजाय 1 किलो आलू कर देता है। यानी कीमत बढ़ गई तो उसने अपनी मांग को गिरा दिया, और जब कीमत 5 रुपये किलो थी तो उसने मांग को दुगना कर दिया था, 2 किलो आलू खरीदे थे। इसका मतलब है कि मांग का नियम बताता है कि एक निर्धारित समय पर, एक निश्चित समय पर किस उपभोक्ता एक निश्चित कीमत के परिवर्तन पर अपनी मांग मात्रा में परिवर्तन कर देता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग को घटा देता है और कीमत घटती है तो मांग को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जैसे प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं हैं या जो धनाढ्य व्यक्तियों के उपभोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे हीरा है।
अब हीरे की कीमत जितनी बढ़ती है उतना ही धनाढ्य व्यक्ति इसकी मांग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम डायमंड को पहनेंगे तो ये मेरे लिए स्टेटस सिंबल है, हमको दूर से ही देख करके जान जाएगा कि ये समाज का एक संभ्रांत और धनाढ्य व्यक्ति है। तो इसके कारण से वो बढ़ी हुई कीमत पर भी मांग को बढ़ा देगा। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे आपकी जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं, तो वो कितनी ही कीमत पर क्यों ना मिलें तो उसको आप उतनी ही कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हो, उसको बढ़ी हुई कीमत पर भी उसकी मांग को नहीं कम कर पाते हो। तो कुछ वस्तुएं आवश्यकता के कारण भी हमको बढ़ी हुई कीमत पर खरीदनी पड़ती हैं और कुछ वस्तुएं स्टेटस सिंबल के नाम पर हमको बढ़ी हुई कीमत पर खरीदनी पड़ती हैं। तो मांग के वक्र का ढाल इन सब के आधार पर बदलता रहता है। आमतौर पर जो डिमांड कर्व होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस वस्तु की मांग गिरती है, किसी भी वस्तु की कीमत घटती है उस वस्तु की मांग बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ आय प्रभाव लागू हो जाता है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जिन वस्तुओं को वो पहले खरीद नहीं पा रहा था उन वस्तुओं को वो खरीदने लगता है। तो क्या होता है कि आय बढ़ती है तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, यानी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और जब व्यक्ति की आय घट जाती है तो मांगी गई मात्रा को वो घटा देता है। तो इस तरह से मांग का नियम जो है वो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है कि जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय घटती है तो मांग घट जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हमारी आड़ी या क्रॉस डिमांड में भी आती हैं। इनमें दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जिसको हम स्थापन प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जिसमें आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं चाय और कॉफ़ी है, गुड़ और चीनी होता है कि यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड चाय की नहीं बढ़ेगी बल्कि डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, कीमत चाय की बढ़ी, चाय महंगी हो गई है, लोगों के बजट से बाहर है और कॉफ़ी की कीमत स्थिर है, तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड को कम करके कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे क्योंकि वो उसकी पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तु है। चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी एकाएक महंगी हो जाती है तो महंगी चीनी की डिमांड को कम करके गुड़ की डिमांड को बढ़ा देंगे क्योंकि दोनों मीठे हैं, दोनों एक दूसरे के रूप में प्रयोग किया जा सकती है, प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। तो ये जो प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं इसके अंतर्गत एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। इसमें मांग के वक्र का जो ढाल होता है वो आपका ऋणात्मक रहता है। इसके साथ साथ आपकी पूरक वस्तुएं आती हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनका हम प्रयोग साथ साथ करते हैं, यानी कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग बिना कुछ कहे ही घट जाती। क्यों, क्योंकि जुड़ी तो वो पहले वाली वस्तु के साथ थी, तो जब पहले वाली वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो निश्चित तौर पर उसकी मांग पर असर पड़ेगा, तो दूसरी वस्तु की मांग अपने आप ही कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, क्रिकेट का बैट और बॉल दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि केवल बैट आपका खरीदते हैं तो बेकार हो जाता है, केवल बॉल खरीदेंगे तो बेकार हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि यदि क्रिकेट की कीमत बढ़ जाती, क्रिकेट के बैट की कीमत बढ़ जाती है तो बैट की डिमांड पर असर आएगा, क्योंकि कीमत ऊंची है तो बैट कम खरीदा जाएगा। तो जब बैट की डिमांड गिरेगी तो बॉल जो उसके साथ ही खेली जाती है तो बॉल की डिमांड अपने आप ही गिर जाती है। तो ये कैसी पूरक वस्तुएं हैं, इसमें ढाल कैसा चलता है, धनात्मक चलता है कि यानी कि क्रिकेट के बैट की कीमत बढ़ी तो ऋणात्मक चलता है। इसमें क्रिकेट के बैट की कीमत बढ़ती है तो बॉल की डिमांड घट जाती है। तो इस तरह से स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के संबंध में देखा जाता है कि दोनों वस्तुओं में जो डिमांड कर्व होता है वो अलग अलग तरीके से कार्य करता है। इसके साथ साथ कुछ मांग आपकी संयुक्त मांग होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके चलती हैं। एक वस्तु की मांग के साथ दूसरी वस्तु की मांग भी चलती है। जैसे हमने आपको बताया था ब्रेड और बटर होती है, वो एक साथ उनकी डिमांड होती है। कुछ व्युत्पन्न मांग होती है जिसमें एक की डिमांड की जाती है तो दूसरी की अपने आप ही हो जाती है। कोई आप जैसे इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें श्रमिकों की डिमांड अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, तो ये व्युत्पन्न मांग कह जाती है कि एक से दूसरे की डिमांड जनरेट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड की ओर इशारा करती हैं कि मांग का वक्र जो है नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों है,
इसके लिए हमने आपको भी बताया है कि क्यों झुकता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस पर लागू होता है। उपयोगिता लगातार घटती इसलिए नीचे की ओर झुकता है। प्रतिस्थापन प्रभाव काम करता है, इसकी वजह से एक के स्थान पर दूसरी के प्रयोग को बढ़ावा मिल जाता है, इसलिए ये गिरता हुआ होता है। आय प्रभाव काम करता है, इसकी वजह से इसका कर जो ढाल है वो ऋणात्मक रहता है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण होता है, इसके विभिन्न प्रयोग होते हैं वस्तुओं के कुछ के, इसके कारण इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है उसका ढाल आपका ऋणात्मक यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हमने आपको अभी बताई ऐसी भी हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जो उसके ढाल को उल्टा कर देती हैं। एग्जेम्पशंस इसके क्या हैं कि इसका जो ढाल है नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिव स्लोप बन जाता है, धनात्मक हो जाता है। इसके लिए होता है कि एकाएक उपभोक्ता समझ ही नहीं पाता है और वो न समझने के कारण बढ़ी हुई कीमतों पर भी अपनी डिमांड को बढ़ा देता है। उसको अंदेशा रहता है कि अगर अभी हमने ना खरीदा तो ये कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर मेरे बजट से बाहर हो जाएंगी, और जबकि हो सकता है वो कीमतें घट जाएं, लेकिन वो आज वर्तमान में ही उसकी मांग को बढ़ा देता है बिना ये विचार किए हुए कि इस समय कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए भी हो जाता है। हमने आपको बताया कुछ लोग किसी काल्पनिक दुनिया में जीने का प्रयास करते हैं कि हमको समाज रिकॉग्नाइज करे हमारी चीज़ों से, हमारी वस्तुओं से, वो भी भौतिक वस्तुओं से। तो जब उसके अंदर ये लालसा पनप जाती है तो वो उसकी कीमत पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि चाहता ही है कि जितनी अधिक कीमत उतना ही मेरा स्टेटस सिंबल ऊंचा रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड समाज में एक नेतृत्व की तरह काम करेगा। तो इसके कारण कभी कभी अज्ञानतावश भी हो जाता है कि हो सकता है कि पास की दुकान पर चीज़ महंगी हो, दूर की दुकान पर चीज़ सस्ती हो, लेकिन वो जान ही नहीं पाता कि ऐसा हो सकता है दूर वाली दुकान पे चीज़ सस्ती होगी और यहाँ महंगी है, या आलस के कारण नहीं वहाँ तक जाना चाहता कि यहीं खरीद लो, ये पास में है, वहाँ तक कौन जाएगा, ये सोच करके अज्ञानतावश वो बढ़ी हुई कीमतों पर चीज़ों को खरीदने लगता है। कुछ वस्तुएं गिफिन अर्थशास्त्री के द्वारा घटिया वस्तुएं मानी गई हैं, तो इसमें कहा गया कि इनकी कीमतें कम होने पर इनकी डिमांड अपने आप कम हो जाती। लोगों के दिमाग में आता ही तो बेकार की चीज़ है, ये तो बहुत लोअर स्टैंडर्ड है, गरीब लोग खरीदते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता वो खरीदते हैं, इसलिए इनकी मांग कीमत घटने के साथ घटती चली जाती है। और जब इनकी कीमत बढ़ने लगती है तो इनको श्रेष्ठ वस्तुओं में मान लेते हैं, उनकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है तो मांग भी बढ़ा देते हैं। कुछ वस्तुएं अनिवार्य होती हैं, कीमत के घटने बढ़ने पर उसको बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे जो मरीज है उस मर्ज की दवा चाहे महंगी मिले चाहे सस्ती मिले लेकिन उसको लेना आवश्यक होता है, तो तब वो जो मरीज होता है वो उसकी कीमतों पर विचार नहीं करता, केवल मांग को देखता है, क्योंकि उसको अपने रोग का निदान करना है और ऐसे में वो दवा उसके लिए अति आवश्यक होती है। दुर्लभता की आशंका होती है, कभी अफवाह फैल जाती है आर्थिक जगत में कि ये कंपनी यहाँ से जा रही है या भविष्य में ये सामान हमको मिलेगा नहीं, तो लोगों को अगर वो सामान पसंद होता है तो सरप्लस में वो लेके रख लेते हैं ताकि भविष्य में उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा उपभोक्ता की आय बदल गई तो डिमांड पर असर आ जाता है, फैशन बदल जाती है तो आ जाता है कि अब ये फैशन की चीज़ नहीं है, अब आप कितनी भी सस्ती दो हम इसको तो भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि अब ये आउट ऑफ फैशन है। रुचियाँ बदल जाती हैं, जैसे आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार लोगों का टेस्ट बदलता है, आचरण बदलता है, आदतें बदलती हैं, उसके आधार पर अब सर्दियों में जो व्यक्ति चाय का शौकीन है तो वो बढ़ी हुई कीमत पर भी चाय को लेना पसंद करता है। कुछ व्यक्ति केवल कॉफ़ी ही पीते हैं तो वो बढ़ी हुई कीमतों पर भी कॉफ़ी को लेना चाहते हैं कि कीमत बढ़े क्योंकि उन्हें कॉफ़ी ही पीनी होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मांग के वक्र को ऋणात्मक ढाल को बताती हैं, क्यों ऋणात्मक होता है और फिर धनात्मक क्यों हो जाता है, वो उसके अपवाद होते हैं जिसके कारण वो ऋणात्मक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मांग के चैप्टर में मांग के नियम के अंतर्गत बताई हैं। देखिए इसमें कई क्वेश्चंस हैं कि मांग के नियम की व्याख्या करते हुए क्यों दाईं से दाईं ओर झुकता है, यानी कि बाएं से दाईं ओर झुकता है। इसमें बताना है कि वक्र क्यों गिरता है, वही जो आपको बताए थे ना, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम है, प्रतिस्थापन प्रभाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मांग का नियम क्या है, मान्यताएं बताइए। इसमें आप मांग का नियम बताएंगे कि कीमत और मांग के बीच में क्या संबंध होता है, तालिका बनाएंगे, इसमें आप तालिका की सहायता से, डायग्राम की सहायता से बताएंगे। मांग वक्र से आप क्या समझते हैं, मांग का नियम रेखा चित्र की सहायता से
समझाइए। इसमें आप तालिका भी देंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, और दोनों को डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। मांग के नियम को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, इसकी शर्तें व अपवाद बताइए। अभी आपको दोनों बताया है। शर्तों का मतलब है कि बाएं से दाईं ओर क्यों गिरता है, यानी इसका ढाल ऋणात्मक क्यों है, तो वो शर्तें हैं। अपवाद के मीन्स है कि इसका ढाल धनात्मक क्यों, नीचे से ऊपर क्यों जाता है, उसके कारण लिखिए। मांग से क्या आशय है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए, ये अभी आपको बताया है। मांग के नियम के अपवाद बताइए। अपवाद का मतलब होता है कि मांग के वक्र का ढाल जो है नीचे से ऊपर क्यों, यानी धनात्मक क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, ये उसके अपवाद है, उसको लिखना है। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या क्या है, मांग रेखा अधिकांशतः दाहिनी ओर क्यों झुकी रहती है। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया है और आसानी के साथ आपकी समझ में आ गया होगा, और आगे हम मांग की लोच को लेंगे। धन्यवाद।